हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल द इकोनॉमिक एंड डायरी में। आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 टी.आर. जैन बुक के अकॉर्डिंग। अगर टी.आर. जैन बुक अगर पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक मिलेगा, जिसका सबसे पहला लेक्चर है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। कृषि का भारतीय इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे ध्यान में रखिएगा कि एग्रीकल्चर का भारत के इतिहास में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा एक अहम और विशेष योगदान रहा है। अगर हम इंडिया की इकोनॉमिक से अगर हम एग्रीकल्चर को निकाल दें, शायद इंडिया की इकोनॉमी कहीं नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। देन एग्रीकल्चर किस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, इस बात को पढ़ेंगे और इस बात को हम कुछ पॉइंट के साथ पढ़ेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। सबसे पहले हम अगर जीडीपी की कंट्रीब्यूशन की बात करें कि पुराने समय से ही भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम बात करें जीडीपी की 1951 की, तो 1951 में टोटल ऑफ जीडीपी का जो योगदान हुआ था एग्रीकल्चर का 51% योगदान था। और ये ऐसा इसीलिए था कि उस समय जब अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए तो उस समय भारत में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड जो सर्विस सेक्टर है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर, इनका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ था। उस समय सबसे मेन चीज था एग्रीकल्चर, जिसको एम्प्लॉयमेंट का, प्रोडक्शन का सबसे मेन सेंटर था। देन उस कारण से आधे से भी ज्यादा योगदान जीडीपी के एग्रीकल्चर का था। बाद में सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ, रैपिड ग्रोथ हुआ। ऐसे में जो जीडीपी में इसका योगदान है 2018-19 में घट के जो है 17% हो गया। 17% होने का मतलब ये नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का योगदान घट गया है। एग्रीकल्चर का योगदान नहीं घटा है, उसकी तुलना में प्रोडक्टिविटी पहले की तुलना में आज बढ़ी है। आज टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की तुलना में जो दूसरे सेक्टर है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, चाहे कम्युनिकेशन सेक्टर का है, टेरिटरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, उसका ग्रोथ जो है ज्यादा अच्छा सही हुआ। देन उनका योगदान एग्रीकल्चर की तुलना में बढ़ गया है। देन आज जो है 18-19 के हिसाब से देखें ओनली 17% जो है इंडियन इकोनॉमी में जो है एग्रीकल्चर का योगदान है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें, सप्लाई ऑफ बेस गुड। बेस गुड का मतलब होता है कंज्यूमर गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर के द्वारा तुरंत यूज कर लिए जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स जिसमें क्या क्या आता है, व्हीट, राइस, मेज, ऑयल सीड, कॉटन एक्सेट्रा। ये सब चीजों का जो सप्लाई है एग्रीकल्चर, भारत के जितने भी पेपर लोग हैं 121 करोड़ पीपल, लोगों का पेट एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा ही भरता है। हम सबको अनाज खाने को, भोजन, चावल, रोटी या फिर दूसरी सारी चीजें, वो मैक्सिमम जो है हम एग्रीकल्चर से ही मिलता है। देन भारत के लोगों का पेट एग्रीकल्चर से ही भरता है। देन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहले के समय में, जैसे कि जब जीडीपी में जो है योगदान कंट्रीब्यूशन 51% था, उस समय 90% पीपल जो है एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए थे। जैसे जैसे दूसरे सेक्टर का ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चर में काम करने वालों की संख्या घटती गई। लेकिन आज भी टोटल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का
आज भी टोटल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का 50% पीपल लोग जो है एग्रीकल्चर में ही डिपेंड है, यानी कि भारत में कृषि पर अधिकतम लोग निर्भर है और वही उनका रोजगार का जरिया भी है। तो भारत में रोजगार के लिए एग्रीकल्चर सबसे आज भी नंबर 1 पोजीशन में जिसमें लोगों को रोजगार देता है। ये रोजगार जो है किस रूप में देता है? एज अ फार्मर और एज अ वर्कर। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर के द्वारा ही जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सप्लाई रॉ मटेरियल पहुंचता है, यानी कि एग्रीकल्चर ही वो सेक्टर है जो कि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। रॉ मटेरियल कैसे प्रोवाइड करता है? जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन है। शुगर केन मीन्स गन्ना। शुगर केन किस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है? शुगर इंडस्ट्री के लिए। शुगर केन के द्वारा ही शुगर बनाया जाता है। उसकी अगर हम बात करें ऑयल सीड की, ऑयल सीड से ही ऑयल तैयार होता है। फिर हम बात करें कॉटन की, कॉटन से ही जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलता है, पूरा का पूरा कपड़े बनते हैं। तो इस प्रकार से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन के द्वारा ही जो है दूसरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर केवल और केवल प्रोडक्शन ही नहीं करता है, जो इंडस्ट्रियल गुड्स का परचेजर भी होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर में काम करने के लिए आज आधुनिक मशीनों का यूज होता है। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर फैक्ट्री से बनती हैं और एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं वो ट्रैक्टर का यूज करते हैं। हार्वेस्टर हो गया या फिर दूसरे और भी टेक्नोलॉजी, वो भी टेक्निक्स के जो औजार होते हैं, जो दूसरे यंत्र होते हैं, उन सब का यूज जो है एग्रीकल्चर में किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में बनने वाले फर्टिलाइजर्स है, इन सब का यूज एग्रीकल्चर करता है। एग्रीकल्चर केवल सप्लाई नहीं करता, वो डिमांड भी करता है किसका? इंडस्ट्रियल गुड्स का। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कृषि का योगदान। ब्रिटिश के इंडिया में आने से पहले पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल ट्रेड का भारत सबसे प्रमुख देश था, यानी कि भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाना पूरे विश्व के इंटरनेशनल ट्रेड का एक अहम हिस्सा रहा था। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है बिल्कुल घटता चला गया। लेकिन बाद में प्लानिंग के कारण, जैसे पिछले चैप्टर में अपने पढ़ा था, प्लानिंग में किए गए नीतियों के कारण भारत का इंटरनेशनल ट्रेड सुधरा है। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में। और टोटल ऑफ एक्सपोर्ट का इंटरनेशनल हम बात करें, टोटल ऑफ एक्सपोर्ट का 11 पॉइंट, अगर हम बात करें 11.76% जो है उसमें केवल और केवल एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहा है। अब भारत के द्वारा विदेशों को भेजा जाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? भारत के द्वारा जो अनाज है, अनाज का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल में कॉटन के बने हुए कपड़ों का, कॉटन क्लॉथ का एक्सपोर्ट होता है। स्पाइसेस का होता है। तंबाकू, कॉफी और टी, इन सब चीजों का एक्सपोर्ट जो है, जो कि एग्रीकल्चर का ही प्रोडक्ट होता है, जो हमारे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाता है और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाता है। नेक्स्ट बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। एग्रीकल्चर केवल और केवल इंटरनेशनल ट्रेड को ही नहीं बढ़ाता है, साथ ही साथ डोमेस्टिक ट्रेड को ही बढ़ाता है। किस तरीके से? हम डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब एक राज्य से दूसरे, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर जो है धान की पैदावार कम होती है, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर गेहूं की पैदावार कम होती है, या फिर दूसरे कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर चाय ज्यादा बनते हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मसाले ज्यादा बनते हैं। ऐसे में एक स्टेट के द्वारा दूसरे स्टेट के साथ भी जो है व्यापार किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, जिससे डोमेस्टिक ट्रेड बढ़ती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे असम से चाय इंडिया के दूसरे राज्यों को बेचा जाता है,
या फिर यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में पैदा होने वाले धान को दूसरे स्टेट में बेचा जाता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर डोमेस्टिक ट्रेड को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर सेक्टर का कामयाब होना, सक्सेस होना बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। और यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री को भी बढ़ाता है, उसको बढ़ावा देता है। लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेल्थ ऑफ द नेशन। किसी भी राज्य का धन, किसी भी राज्य का, किसी भी कंट्री का वेल्थ एग्रीकल्चर ही होता है। अगर उस राज्य में एग्रीकल्चर का सही तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, उस पर विशेष बल दिया जाए, उसके लिए अच्छी नीति बनाई जाए, तो किसी भी देश के विकास में एग्रीकल्चर एक अहम रोल अदा करता है। भारत में भी ये आवश्यक है, भारत के एग्रीकल्चर को एक वेल डेवलप किया जाए, अच्छी ग्रोथ किया जाए, किसानों की आय को दोगुना का तिगुना का उसकी आय को बढ़ाने पर विशेष जोर देना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर विशेष बल देने की आवश्यकता हो, ताकि एग्रीकल्चर देश का क्या हो, वेल्थ बन सके, नेशन का वेल्थ बन सके। थैंक यू।